हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 6th स्टैंडर्ड हिंदी चैप्टर 2 बसंती हवा। ये एक कविता है। तो आज की वीडियो में हम इस कविता का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो फटाफट से बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पोयम का नेम है बसंती हवा, जिसको लिखने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल। आप पहले ये समझिए कि बसंती हवा का मतलब क्या होता है। बसंती यानी वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन जिसको कहते हैं। एक मौसम होता है जिसको वसंत ऋतु कहा जाता है। आगे आप इसको डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट में आपको केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है, इनका परिचय दिया गया है और आगे कविता के बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताई गई है। बसंती हवा किस तरीके की होती है, केदारनाथ जी ने समझाने की कोशिश की है, वो एक लाइन में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए जल्दी से हम भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, बसंती का मतलब है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु क्या होता है? स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जब आता है तो आपको पता है सब जगह हरियाली हो जाती है, आपको कई तरीके के फूल पौधे देखने को मिलते हैं, हरियाली ही हरियाली हो जाती है। तो जो सीजन है स्प्रिंग सीजन, उस वक्त की जो हवा है वो कहती है कि हवा हूँ हवा मैं, बसंत हवा हूँ। आगे कहती है, सुनो बात मेरी, यानी हम सबसे हवा कह रही है कि मेरी बात को सुनो। अनोखी हवा हूं मैं। अनोखी का मतलब क्या होता है? यानी अलग हवा हूं। हम किसी के भी बारे में जब किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो कहते हैं कि ये एक अलग ही व्यक्ति है। किसी की तारीफ में भी हम जब कहते हैं तो ये अलग ही टीचर हैं, ये अलग ही सर हैं, ये एक्टर अलग हैं। तो एक पॉजिटिव वे में आप इसको समझ सकते हैं कि ये अनोखी यानी एक अलग हवा है। बड़ी बावली हूँ। बावली का मतलब क्या होता है? सीधी सादी अपनी धुन में, यानी जो अपने में ही आप रहे उसको बावली इस तरीके से आप कह सकते हैं। आगे वो कहती है, बड़ी मस्त मौला। मस्त मौला का मतलब क्या? मनमौजी, यानी अपने मनमानी करने वाली ऐसी वो हवा है। नहीं कुछ फिक्र है। फिक्र का मतलब क्या? चिंता, नो टेंशन। जैसे आप लोग भी हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेते हैं। टेंशन सिर्फ एग्जाम से पहले होता है और उसके पहले आप बेफिक्र होकर स्कूल आते हैं, जाते हैं, पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं होती। तो ऐसी ही ये भी हवा है जिसको कोई फिक्र नहीं है। आपको तो फिर भी पढ़ाई और स्टडीज का थोड़ा बहुत टेंशन या फिक्र होती होगी, लेकिन हवा को तो किसी भी चीज की चिंता या फिक्र नहीं है। आगे कहती है, बड़ी ही निडर हूं। निडर का मतलब किसी से नहीं डरने वाली। अब ऐसा इसने क्यों कहा? मान लीजिए अब आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है। क्लास से अगर आपको जाना है तो आप पहले परमिशन लेंगे, सर को पहले या टीचर को पहले समझाएंगे कि हाँ मुझे इसलिए जाना है। अगर वो परमिशन देंगे तब आप जाएंगे। ये ऐसा क्यों करेंगे आप? क्योंकि आपको उनका डर है। लेकिन हवा को किसी का भी डर नहीं है, इसीलिए वो कह रही है कि मैं निडर हूं, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। अब आप ऐसा कर सकते हैं क्या, जहां चाहे वहां आप घूम सके फिर सके? ऐसा तो हम नहीं कर सकते। कहीं किसी के घर में जाना है तो उसकी परमिशन लेना होगा, कहीं किसी और के एरिया में जाना है तो वहां पर भी आपको परमिशन लेना होगा। लेकिन हवा का ऐसा कुछ भी नहीं है। हवा जहां चाहती है वहां चली जाती है, जहां उसका मन करता है वहां वो घूमने चली जाती है। मुसाफिर अजब हूँ। अब ये मुसाफिर का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर जिसको हम कहते हैं। तो पैसेंजर्स का कैसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब उनको जाना है तो उनका एरिया डिसाइडेड होता है ना, डेस्टिनेशन। आप जैसे कि मान लीजिए आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं या अगर आप कलकत्ता जा रहे हैं, कोई भी एरिया है जहां आपको जाना है तो एक डेस्टिनेशन आपका फिक्स है, तो आप यहां से बैठोगे और वहां जाओगे। लेकिन हवा का ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, इसीलिए वो कहती है कि मैं अजीब मुसाफिर हूँ। इसको एक और एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए हवा को जाना है नदी की ओर, उसका मन बदला, वो नदी की ओर ना जाकर वो किसी और के घर में चली जाएगी। किसी और के घर में जाते हुए उसका मन बदला तो वो पेड़ की ओर चली जाएगी। फिर से उसका मन बदला तो वो क्या करेगी? अपना डेस्टिनेशन चेंज करके आसमानों की तरफ चली जाएगी। आसमानों की तरफ जाते हुए फिर से अगर उसका मूड चेंज हुआ, फिर से वो अपना डेस्टिनेशन चेंज कर देगी और फिर से वो खेतों में चली जाएगी, पेड़ों पर, बागों में चली जाएगी। जहां उसका मन करेगा तब वो वहां पर चली जाएगी। उसका डेस्टिनेशन कोई फिक्स ही नहीं है, तो जहां उसका मन करता है वहां पर वो चली जाती है। इसीलिए वो कह रही है कि वो मुसाफिर अजीब है, यानी उसका कुछ भी ठिकाना नहीं है, वो जहां चाहे वहां घूमती फिरती रहती है। आगे फिर कहती है, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। इसके आगे यहाँ पर देखिए, चढ़ी पेड़ महुआ। अब महुआ एक प्रकार का पेड़ होता है जो रेड कलर का यहाँ पर आपको दिख रहा है पिक्चर में। तो उस पर वो चढ़ते हुए कह रही है कि चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया। अब थपाथप का मतलब क्या? मस्ती करना। जैसे कि आप लोग भी करते हैं, अगर आपको फ्री लेक्चर मिल गया, टीचर्स अवेलेबल नहीं है या कभी कोई टीचर आने में लेट हो जाए, तो जो आपको टाइम स्पेंड मिलता है 10 मिनट का, 5 मिनट का, उसमें आप क्या करने लगते हैं? मस्ती करने लगते हैं, शोर करते हैं, खूब मौज मस्ती करने लगते हैं। तो ये थपाथप का मतलब भी मौज मस्ती करना है। तो ये क्या कर रही है? इस महुआ के पेड़ पर चढ़ रही है और वहां पर थपाथप मस्ती कर रही है। उसके बाद कहती है, गिरी धम से फिर। अब मस्ती वगैरह करने के बाद वो धम से गिरी। धम का मतलब जो आवाज होती है, जैसे आप गिरते हैं तो कुछ ना कुछ आवाज होती है, वैसे ही जब ये हवा गिरी पेड़ से तो धम इस तरीके की आवाज आई। चढ़ी आम ऊपर। अब यहाँ पर गिर कर फिर से वो क्या करी? बाजू में एक आम का पेड़ है तो वो आम के पेड़ पर चढ़ गई। अब आम के पेड़ पर चढ़ने के बाद देखो वो क्या करती है,
उसे भी झकोरा। झकोरा का मतलब क्या होता है? उसको भी हिलाया। झोंकना जिसको कहते हैं ना, कि हम किसी को हिलाते हैं, झोंकते हैं, हवा का झोंका आता है, तो उस आम के पेड़ पर जाकर भी वो उस आम के पेड़ को झोंकने लगी, उसको हिलाने लगी। और किया कान में कूं, जैसे बच्चे करते हैं शरारत में, किसी के कान में चिल्लाना या किसी को कुछ कर देना, तो इसी तरीके से उसने भी आम के पेड़ पर चढ़ा, उसको भी हिलाया और उसके कान में कू करके, और फिर वो वहां से भागने लगी। आगे कहती है, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। जब इसका मन भर गया, आम के पेड़ से उतरकर वो खेतों में चली गई। वहां पर भी वो खेत में लहर, यानी हवा किस तरीके से आती है जाती है, तो उसको एक लहर की तरह समझाया गया है। आपने समंदर वगैरह में देखा होगा, जब लहर आती है तो किस तरीके से आती है? अपसाइड डाउन साइड, है ना? तो इसी तरीके से जब हवा भी आती है तो अपसाइड डाउन साइड आती है। तो वो ऐसे समझा रहे हैं कि खेतों में जाकर वो लहर की तरह अपसाइड डाउन साइड इस तरीके से वो खेतों में घूम रही थी। आगे कहती है, हवा हूं हवा में, बसंती हवा हूं। अब इसके आगे यहाँ पर देखिए, पहर दोपहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। पहर दोपहर का मतलब क्या? दिन के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि सुबह अगर होती है, अगर आप दिन को अलग अलग टाइम में डिवाइड करें, तो पहला पहर होता है जो मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक होता है। फिर सेकंड फेज आता है जिसको हम दोपहर कहते हैं। तो पहर का मतलब पहला पहर जो फर्स्ट पार्ट है दिन का, सुबह का, और दोपहर यानी डे का सेकंड पार्ट, यानी दोपहर का टाइम। और फिर इसी तरीके से शाम होती है, फिर रात होती है। तो ऐसे इसको डिवाइड किया गया, पहर दोपहर शाम रात, है ना? तो यहाँ पर हवा कह रही है कि पहर दोपहर, टाइम का मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है, ऐसे अनेकों पहर में मैं यहीं पर हूँ, यानी जितना ही टाइम बीत जाए उससे मुझे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी। यहाँ पर देखो छोटे छोटे से पौधे आपको दिख रहे हैं, ये अलसी के पौधे हैं। इनके ऊपर आपको ये अलसी इस तरीके से दिख रही है। तो ये हवा कहती है कि ये अलसी के पौधे को देखकर उसको इस तरीके से फीलिंग आई कि ये एक कलसी, यानी ये जो घड़ा आपको दिख रहा है, ये इस टाइप का इसको दिख रहा है। तो ये देखने के बाद इसको क्या लगा कि मैं थोड़ी सी मस्ती सूझी और इसको मैं गिरा दूं। हिलाया झुलाया, गिरी पर ना कलसी, यानी जो हवा है उसने इस पौधे को खूब हिलाया, लेकिन ये जो अलसी का फ्रूट है वो नहीं गिरा। जिस तरीके से बच्चे मस्ती करते हैं, उनकी अलग मौज होती है, वो सोचते हैं कि हम थोड़ा सा इनको चिढ़ा लेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर भाग लेंगे, लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हवा भी ये कोशिश में थी कि पहले मैं इसको हिला लूँ डुला लूँ और इसका जो ये कलसी जैसा फ्रूट दिख रहा है इसको मैं गिरा दूं, लेकिन वो कोशिश करने के बाद भी उसको गिरा ना सकी। इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। अब जब अलसी का फ्रूट नहीं गिरा तो ये हार हो गई उसकी, उसको गिराना चाहती थी लेकिन वो नहीं गिरा पाई, तो हवा यहाँ पर हार गई। फिर उसने सोचा कि मैं सरसों के पास जाऊं और सरसों को भी हिलाकर उसको भी गिराने की कोशिश करूं। सरसों यानी आपको पता होगा राई जिसको कहते हैं। तो सरसों के पास जाकर उसको भी हिला डुला कर गिराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको भी वो गिरा ना सकी, तो वहां पर भी उसको हार मिली। लेकिन क्या होता है, कभी कभी पेड़ पौधे जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, इस वजह से हो सकता है कि वो ना गिरे हो। एक रीजन ये भी हो सकता है कि दिन भर की हवा यहाँ घूम रही है वहां घूम रही है, हो सकता है थकान के मारे वो ताकत कम हो गई हो, इसीलिए इन पौधों को वो हिला ना सकी और फिर वो हार कर वापस चली गई अपने ठिकाने। तो यहाँ पर ये कविता आपकी कंप्लीट होती है। इसमें आपको बसंती हवा के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो शरारत करती है, यहाँ पर जाती है वहां पर जाती है, उसको किसी का डर नहीं है, वो अपनी ही मौज में है। कैसे उसका दिन कहाँ कहाँ गुजरता है, जहाँ उसका मन करता है वहां वो चली जाती है, जहाँ चाहे वहां मस्ती करती है। तो इस तरीके से पूरा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। अब आइए जल्दी से इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में कविता खत्म होते ही पेज नंबर 5 पर आपको ये एक्टिविटी दी गई है। इसमें कहा जा रहा है भाषा की ओर, दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो, यानी राइमिंग वर्ड जिस तरीके से होते हैं वैसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर हवा, हवा का राइमिंग क्या होगा? हवा रवा। नेक्स्ट है बावली, बावली का हो सकता है सावली। इसके बाद का तो इन्होंने यहाँ पर बता दिया, सरसों बरसों। नेक्स्ट है अलसी, जिसका अपोजिट आप कलसी या तुलसी कह सकते हैं। नेक्स्ट है महुआ, उसका आंसर होगा मतुआ। तो इनको फील कर लो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोजबीन, यानी आपको सर्च करना है। जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पहले थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा, खोजबीन करनी होगी, उसके बाद आप इसका आंसर दे सकेंगे। कहते हैं ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। जो अलग अलग सीजन्स हमें यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलते हैं उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है और उनके परिवर्तन यानी वो कब चेंज होते हैं, किस तरीके से चेंज होते हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देना है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, भारतवर्ष में कुल 6 ऋतुएं पड़ती हैं। नंबर 1 वसंत ऋतु। अब ये वसंत ऋतु है लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो बसंत ऋतु है। वो केदारनाथ जी ने अपनी फीलिंग को इस तरीके से यहाँ पर बयान किया है, इसीलिए इसको यहाँ पर बसंत ऋतु कहा गया। तो बसंत ऋतु में प्रकृति बड़ी सुहानी हो जाती है, हर तरफ रंग बिरंगे फूल व हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं।
जब वसंत ऋतु होती है, यहाँ पर हमें परिवर्तन के बारे में भी बताना है, यानी उनके जो चेंज है, जब ऋतु आती है, जब ये मौसम आता है तो वो किस तरीके का होता है और जब उसमें चेंजेस होता है वो भी हमें यहाँ पर बताना है। तो पहले हमने वसंत ऋतु के बारे में बताया कि जब ये आती है तो प्रकृति बड़ी सुहानी हो जाती है, हर तरफ रंग बिरंगे फूल व हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं। जब ये आती है तो हर जगह आपको अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और हरियाली ही हरियाली हो जाती है। सेकंड है ग्रीष्म ऋतु। इसमें भीषण गर्मी पड़ती है, यानी ये गर्मी का मौसम होता है, जो हमारा समर वेकेशन होता है उसको आप ग्रीष्म ऋतु कह सकते हैं। इस दौरान आम जामुन जैसे रसीले फलों का आनंद हम उठाते हैं। तो गर्मी के मौसम में आपको आम देखने को मिलते हैं, आप आम खाते भी हैं, इसी तरीके से आपको रसीले जामुन भी देखने को मिलते हैं। थर्ड ऋतु है बरसात का मौसम, जिसको आप वर्षा ऋतु भी कहते हैं। वर्षा ऋतु में बरसात के कारण तालाब, नदी आदि पानी से भर जाते हैं। बरसात जब होती है तो आपको पता ही है हर जगह पानी भरने लगता है, इसी तरीके से तालाब और नदी भी भरने लगती है। फोर्थ वन है शरद ऋतु। यह ऋतु बहुत ही सुहावनी होती है। इस दौरान न अधिक गर्मी होती है और न ही ठंडी होती है। तो इस शरद ऋतु में आपको ना ज्यादा गर्मी लगती है और ना ज्यादा ठंडी लगती है। ये एक बैलेंस वाला मौसम होता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन है हेमंत ऋतु। हेमंत में ठंडी बढ़ जाती है। इस दौरान दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी। ठंडी का मौसम जब आने लगता है तो आपको पता है कि जो दिन होता है वो छोटा होने लगता है, सूरज जल्दी डूबता है और जो रात होती है वो ज्यादा देर की होती है। तो ये हेमंत ऋतु में आपको देखने मिलता है। लास्ट है सिक्स्थ वन जाड़े का मौसम, जिसको आप शिशिर ऋतु भी कहते हैं। इस ऋतु में सर्दी अधिक होती है, यानी इसमें ठंडी बहुत ज्यादा लगती है आपको, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी। क्रिसमस वगैरह का आपको मौसम पता ही होगा, जब दिसंबर या जनवरी आती है तो ठंड बहुत बढ़ जाती है। इसमें सर्दी भी आपको ज्यादा लगती है, दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। इसको हम कहते हैं शिशिर ऋतु। तो ये है 6 ऋतु जो हम भारतवर्ष में देखते हैं। तो देख लो, इसको अच्छे तरीके से कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनो तो जरा। इसमें आपको बताना है त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ। तो यहाँ पर बच्चों आपका कोई एक स्पेसिफिक आंसर हो जरूरी नहीं, आप कोई भी एक त्योहार का गीत सुनकर उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। गाने सॉन्ग्स तो आपको पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो आप ये सॉन्ग लिख दीजिए। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। हमने यहाँ पर होली का गीत लिखा है, आप चाहे तो कोई और फेस्टिवल रिलेटेड सॉन्ग लिख सकते हैं। नहीं समझ आता है तो इसी को कॉपी कर लो। हो गया कॉपी, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताओ तो सही, शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। स्वच्छता अभियान आपको पता ही है, तो उससे रिलेटेड आपने अपना योगदान यानी आपने क्या किया इस स्वच्छता अभियान में, इससे रिलेटेड आपको बताना है। तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं। शालेय स्वच्छता अभियान के तहत मेरे विद्यालय में 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान रखा गया था। सबसे पहले एक प्रभात फेरी निकली जिसमें मैंने भाग लिया। उसके बाद हमने विद्यालय एवं विद्यालय परिसर में साफ सफाई की। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि 2 अक्टूबर को आपके विद्यालय में एक स्वच्छता अभियान हुआ था, उसमें रैली निकली थी, तो आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद विद्यालय यानी आपकी जो स्कूल है उसमें आपने साफ सफाई भी की। इस तरीके से शॉर्ट में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कॉपी कर लो इसको भी। नेक्स्ट है वाचन जगत से, कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। अब अगर आपको ये नहीं पता है तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, देख लो, इसको भी कॉपी कर लो। नेक्स्ट है मेरी कलम से, सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, क्योंकि ये आप खुद ही कर सकते हैं। हफ्ते में किसी एक कविता को देखो, लिखो और समझो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन आपको दिया है नहीं कुछ डैश है। तो यहाँ पर हवा के बारे में बताया जा रहा है। नहीं कुछ फिक्र है, यानी उसको किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं है। फिक्र का मतलब चिंता होता है। नेक्स्ट है गिरी डैश से फिर, तो जो गिरने की आवाज थी वो कैसी थी, धम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे धम। गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, वो धम से गिरने के बाद आम के पेड़ पर चढ़ी थी, है ना। थर्ड वाला है वहां डैश में लहर खूब मारी। तो वो कहां पर जाकर लहर मारने लगी थी, खेत में, लेकिन वो खेत किसका था, गेहूं का। नेक्स्ट फोर्थ वाला है हिलाया झुलाया गिरी पर ना डैश। क्या रहेगा इसका आंसर, कलसी। उसने अलसी के पौधे को खूब हिलाया झुलाया था, लेकिन उसका जो फ्रूट है वो गिरा नहीं था, तो फ्रूट को उसने क्या कहा था, कलसी। तो यहाँ पर इसको हम कलसी लिखेंगे, ठीक है। देख लो, इसको भी कॉपी कर लो। नेक्स्ट है सदैव ध्यान में रखो। अब आपको क्या चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पर कहा जा रहा है प्लास्टिक, थर्मोकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। आप सभी को पता है प्लास्टिक हो गया, थर्मोकोल हो गया, जो प्रदूषण फैलाने वाली चीजें हैं उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस या आपको जो पता है कुछ अच्छी बातें यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखो आंसर इसका इस तरीके से आ जाएगा,
प्लास्टिक व थर्माकोल जैसे घटक आसानी से नष्ट नहीं होते। आप सभी को पता है, अगर आप प्लास्टिक को, थर्माकोल को डिस्ट्रॉय करना चाहें तो उसको आप इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्यों डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? क्योंकि वो मटेरियल ही ऐसा होता है कि आप उसको जला दो, आप उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दो या उसको पानी में फेंक दो, कहीं पर भी वो जाएगा तो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। डिस्ट्रॉय होता है लेकिन जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और जब वो डिस्ट्रॉय भी होगा तो इतना प्रदूषण होगा, उससे इतना नुकसान होगा। उसको डिस्ट्रॉय सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं कि उसका इस्तेमाल बंद करें। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि प्लास्टिक व थर्माकोल जैसे घटक आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। इन्हें जलाने पर भी पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है। यदि खुले में घूमने वाले जानवर गलती से इन्हें निगल लेते हैं तो उनकी मौत भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से उसको जलाया नहीं जा सकता, आप उसको जला भी दोगे तब भी उसका जो एयर पोल्यूशन है इतना ज्यादा होता है कि आप वहां पर सांस नहीं ले पाओगे। उसके अलावा भी यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने प्लास्टिक बैग को इसी तरीके से खुले में छोड़ दिया और किसी जानवर ने उसको गलती से खा लिया, उसके पेट में चला गया, तो उसकी जानवर की मौत भी हो सकती है। वर्षा ऋतु में नालों व गटरों के जाम होने की घटना हमें प्रायः देखने व सुनने को मिलती है। अब आपने हमेशा ये बातें सुनी होगी कि जब कभी भी बारिश का मौसम आता है, जब वर्षा ज्यादा होती है, तो जो गटर्स हैं जहाँ से पानी पास होता है, जो नाले हैं जहाँ से पानी जाता है, जमा होता है, और ये जो ब्लॉकेज होता है, ये इसका मेन कारण होता है प्लास्टिक बैग्स। या आपने अक्सर देखा भी होगा और सुना भी होगा। आगे कहते हैं इसका मुख्य कारण भी प्लास्टिक व थर्माकोल जैसे घटक ही हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। हर प्रकार से इनका उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर लो, चाहे किसी रूप में आप इसको इस्तेमाल करो, प्लास्टिक को, थर्माकोल को, ये पर्यावरण यानी जो हमारा एनवायरमेंट है उसके लिए ये हानिकारक ही होगा। अंत पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका उपयोग ना करें और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। तो अगर हमें अपना एनवायरनमेंट बचाना है, उस पर्यावरण को हमें सेफ रखना है, तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा कि इसका यूज, प्लास्टिक थर्माकोल का यूज हमें बंद करना होगा और इसका यूज ना करें ऐसा दूसरों को भी जागरूक करना होगा। इसके बारे में और लोगों को बताना होगा कि कैसे ये हमें नुकसान पहुंचाता है, कैसे ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हमें सभी को जागरूक करना चाहिए। तो ये है इसका कंप्लीट आंसर, देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार मंथन, यानी अब यहाँ पर आपको सोचना है। क्या सोचना है? हवा प्रकृति का उपहार, यही है जीवन का आधार। हवा प्रकृति का उपहार यानी हवा जो है नेचर का एक गिफ्ट है। उपहार का मतलब क्या होता है? गिफ्ट। तो नेचर की तरफ से हमें ये गिफ्ट मिला है हवा, और यही है जीवन का आधार, यानी ये जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? हवा। तो अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है। तो आंसर इसका इस तरीके से आ जाएगा, हम सभी श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। यानी सांस आप लेते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट आप सभी करते हैं। अगर आप अपनी सांसों को गिने कि कितनी बार आपने सांस अंदर ली और कितनी बार सांस बाहर छोड़ी, तो इसको आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। तो ये पर डे भी आप काउंट नहीं कर सकते। तो सोचो आपकी एज जितनी है, जब से आप बॉर्न किए हो, बर्थ लिए हो, जब से लेकर अब तक आपने कितनी सांस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया होगा। तो ये नेचर का एक गिफ्ट है हमारे लिए, प्रकृति की तरफ से हमें ये एक उपहार मिला है। तो वही यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है, हम सभी श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, तो ये श्वास इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं हम श्वास के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और श्वास कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं। हम सभी को पता है, हम जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रकार हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई गई, जो आपको पता भी होगी। पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सांस अंदर लेते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, तो रिवर्स होता है। इसीलिए यहाँ पर हमें कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में, आसपास, स्कूल में, रोड साइड, जहां पर भी आपको मौका मिले वहां पर आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहता है। और आगे कहते हैं इस प्रकार हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो अब बताओ, अगर हम पेड़ पौधे ही काटने लग जाएं, अगर हम पेड़ पौधों को उगाए ही नहीं, तो ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगा? हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो छोड़ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेने के लिए हमें पेड़ पौधों की जरूरत होगी। पेड़ पौधे हमें फ्रेश एयर देंगे। अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे। ठीक है, और मान लीजिए ऑक्सीजन इस पूरे अर्थ से खत्म हो जाए तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे, यानी हम सब मर जाएंगे। तो आप अपने एनवायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्रेश रखें और प्रदूषण से दूर रखें। तो चलो कॉपी कर लो इसको भी। इसी के साथ यहाँ पर ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जो कि एक कविता थी। तो आज इस पोयम का हमने एक्सप्लेनेशन भी समझ लिया और क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी देख लिया। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।